मैं अब इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करती हूं अध्यक्ष मरार माली समाज विकास संस्था नागपुर श्री एच.एल. कावरे जी को। धन्यवाद। हमारे प्रमुख अतिथि कुछ ही देर में आ रहे हैं, तो समय को हम यूटिलाइज करते हुए बिना कोई समय गंवाए हुए हम प्रस्तावना जो इस प्रोग्राम के लिए है मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फुले, विचारक, चिंतक, समाज सुधारक, माता सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी, इनको सादर नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। बाहर से आए जिला समिति के जो सदस्य हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतने दूर से वो हमारे निमंत्रण पे आए और बिना किसी फॉर्मल हमने इनविटेशन भेजा नहीं, हमने केवल फ़ोन पे बात किया, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज दिया, तब भी उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक बार थोड़ा जोर से तालियां बजाएं जो हमारे आगंतुक अतिथि हैं उनके लिए। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है अचीवर्स का और होनहार का, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूं। और अध्यक्ष होने के नाते इस मरार माली समाज नागपुर का मैं चाहता हूं कि आप उनका बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें, इतने जो कि ये सभी लोगों को सुनाई पड़ना चाहिए। और मैं उन अचीवर्स का भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसके साथ ही नागपुर से आए महिला, पुरुष, बच्चों को मैं आश्वस्त करता हूं कि यह जो आपका आज आने का डिसीजन है, इस प्रोग्राम में आने का डिसीजन है, ये बिल्कुल सही है। ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा नई पीढ़ी के लिए, नए युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उद्यमियों के लिए। अब मैं जो हमारा आज का कार्यक्रम है उसके बारे में एक संक्षिप्त में बता दूं। ये स्मारिका जो हम लोगों ने बनाई है ये मेनली मोटिवेशनल पर्पज से बनाई हुई है और हम चाहते हैं कि इससे हमारा युवा वर्ग जो है प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो। तो इसकी जो कल्पना आई थी हम लोग को आई थी, वो कोविड के पहले आई थी कि हम एक इस तरीके से समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके बारे में लिखें और उनके बारे में जानकारियाँ संकलित करें। इसके साथ ही साथ स्मारिका में हम कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते थे जो अभी तक सामान्य जन को उपलब्ध नहीं है। जैसे कि जो अंग्रेज़ों के समय इतिहास लिखा गया है उसमें माली के चैप्टर में ही लिखा गया द कास्ट एंड प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस करके एक किताब है। आर.वी. रसेल जो उस समय के यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेड हुआ करते थे, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है और माली के हेड में मरार को ही उन्होंने संकलित करके और पूरा उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। तो वो सब चीज़ें हमने एज इट इज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उसको स्मारिका में रखा हुआ है ताकि किसी को ये ना लगे कि उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है। इसी के साथ ही जो गजेटियर्स में जैसे क्या होता था, सेंट्रल प्रोविंसेस में भंडारा हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, चंद्रपुर हो गया, बालाघाट हो गया और सिवनी डिस्ट्रिक्ट, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के गजेटियर्स में आप देखेंगे तो मरार समाज के बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो उसको उसी रूप में रखा गया है। इसके अलावा उस किताब में हमने जो मरारी समाज के लोकगीत जो उस समय गाए जाते थे, वो डॉक्टर पुष्पलता जैन उन्होंने लिखा है किताब रिसर्च के दौरान अपने। तो उस रिसर्च के दौरान जो किताब लिखी है उसको हमने एज इट इज़ उनकी जो किताब है उस किताब से ही लेके वहाँ पर डाला है। अभी मुख्य अतिथि आ गए हैं तो एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान रामकिशोर जी कावरे, राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन।
साथ ही हार्दिक स्वागत है मंच पर श्री अशोक मानकर जी, पूर्व आमदार, विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र शासन। आपका भी इस मंच पर सादर स्वागत है। मैं निवेदन करती हूं श्री अनिल बाहे जी, उपाध्यक्ष मरार माली समाज विकास संस्था नागपुर से, कि वे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राम किशोर कावरे जी का स्वागत करें। उप सरपंच के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर राज्य मंत्री तक का सफर तय करने वाले, जनपद पंचायत सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, इन सभी पदों को आपने विभूषित किया है और बहुत ही गतिमान, बड़े ही कार्यशील राजनेता के रूप में आप सुपरिचित हैं, श्रीमान राम किशोर जी कावरे। मैं निवेदन करती हूँ श्री आरबी सिंगन धूपे कि वे कृपया स्वागत करें माननीय श्री अशोक जी मानकर का, पूर्व आमदार, विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र शासन। हार्दिक स्वागत। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि और सभी आदरणीय अतिथियों से निवेदन करती हूं, अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। मरार माली समाज विकास संस्था नागपुर के तत्वावधान में रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में स्मारिका का विमोचन, सम्मान समारोह और पुस्तक विमोचन समारोह में सभी लोग पधारे हैं। सभी का पुनः स्वागत है और अतिथियों के करकमलों से प्रज्वलित होने वाला यह दीप हम सबको समाज कार्य करने की प्रेरणा देगा। एक प्रकाश हमारे जीवन में सहयोग का, सद्भाव का, सौहार्द का और स्नेह एवं प्रेम का ये प्रकाश फैलेगा, यही कामना है। और दीप प्रज्वलन के साथ ही आदरांजलि महात्मा फुले, क्रांति ज्योत सावित्रीबाई फुले जी और समाज के निष्ठावान कार्यकर्ता लखीराम कावरे जी को अमर रहे। वो विभूतियां जो अपने कार्यों से, अपने जीवन के पश्चात भी समाज मन में सदैव एक प्रकाश स्तंभ की भांति रहती हैं, उन विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी आगे बढ़ने तथा समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने का एक की प्रेरणा मिलती है। वो विचार हम सबके मन को भी प्रोत्साहित करता है। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने हमारे देश में स्त्री शिक्षण के लिए जो योगदान दिया, जो प्रारंभ उन्होंने किया, वो जो ज्योत जलाई, वो आज एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन चुकी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी से कार्य कर रही हैं। स्त्री वर्ग इसी प्रकार देश की प्रगति में योगदान दे, यही उनके कार्य और उनके विचारों के प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। और समाज के कार्यक्रम में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे देश में महिला सम्मान और सशक्तिकरण के लिए हम लोग विशेष तौर पर कार्य करेंगे। आदरणीय अतिथि मंच पर विराजमान हैं, दीप प्रज्वलन हो चुका है। मैं निवेदन करती हूँ कि इसके बाद अपनी प्रस्तावना श्री HL कावरे, अध्यक्ष मरार माली समाज, वे कार्यक्रम की प्रस्तावना और संस्था की भूमिका के बारे में अपने वक्तव्य को जारी रखें। और मैं इस जो प्रस्तावना हम चालू किए थे उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो जो स्मारिका हम बनाना चाह रहे थे लोगों को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उसकी जब संकल्पना आई तो इसका सोचा क्या इसका खर्च कैसे आएगा। तो हमने उसके लिए ये चाहा कि इसका जो खर्च आए वो एडवर्टाइजमेंट लेके, किताब के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट लें और उसको छापें।
तो इससे हमारा जो खर्च है वो भी नहीं होता है। तो ये सोचते हुए फिर हमने इस पे काम करना चालू किया और लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करना चालू किया। जो हमारे कुछ प्रेरक, हमने बहुत सारे लोगों को कहा कि वो अपने प्रेरक प्रसंग दें, जो उनके संघर्ष की कहानियाँ हैं वो सुनाएं। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कुछ संघर्ष की कहानियाँ भी भेजी, जिसे हमने किताब में छापा है और आप थोड़ी देर बाद उन्हें सुनेंगे भी। अब इस हमारी किताब का जो उद्देश्य था, एक तो बता ही दिया मैंने, जैसे मोटिवेट करना था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे समाज में योग्यता बढ़ाने पे जोर देना। तो योग्यता बढ़ाने पे जोर देना मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि यदि बच्चे योग्य होंगे, समाज योग्य होगा, तो उसका आदर भी उतना ही होगा। क्योंकि और दूसरी चीज़ों से यदि, जैसे हम कहते हैं ना कि आरक्षण, सब्सिडी इत्यादियों से आप में आत्मविश्वास की कमी आती है। यदि आप योग्य हैं तो आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे। तो जो किताब में हमने योग्य लोगों के बारे में छापा और सफल लोगों के बारे में छापा, ताकि आप भी योग्य बने, अपनी योग्यता को बढ़ाने पे विश्वास करें। समाज में ऑथेंटिक जानकारी हमने उपलब्ध कराई है डायरेक्टली 1901 के जो गजेटियर्स थे या सेंट्रल प्रोविंसेस, द कास्ट एंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, उससे सफल लोगों के प्रेरक प्रसंग उसमें रखे हुए हैं। आप जब सुशील माने जी का संघर्ष सुनेंगे तो आपको लगेगा कैसे वो कंफर्ट जोन से अपने बाहर आए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। समाज में सबसे बड़ी विसंगति यही है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी ये, जैसे राजस्थान में एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत बढ़िया बारिश वारिश ठीक ठाक होती है, एक एरिया सूखा रहता है। तो जो बारिश होती थी वहाँ तो लोग बढ़िया अपना चल रहा था, उनका गुजारा चल रहा था। जो सूखे में रह रहे थे वो बहुत परेशान, ना उनका उद्योग धंधे चल रहे, ना कृषि चल रही। तो उन्होंने क्या किया, वो बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, गांव शहर से बाहर निकले। और आज जो मारवाड़ी है, मारवाड़ क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, जो 90% अमीर है इस देश का वो मारवाड़ी है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला हुआ है। इसी तरीके से एक मेरे को सुशील जो हैं अपने सुरेश मराठे जी सुना रहे थे कि जब उनके ओलो की कंपनी में उनको बच्चों की ज़रूरत थी, तो कंपनी वाले ने बोला आप अपने गांव में जाइए और आप IIT पास बच्चों को लेके आइए। जब वो अपने लोगों के पास में गए कि भैया आप IIT पास हैं, आप ऐसा करिए आइए, तो उनके माँ बाप क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे कहाँ जाइए इतने दूर। इस तरीके से क्या होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से, या माता पिता अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाहते, तो समाज आगे बढ़ता नहीं है। यदि वो बच्चे आगे जाते, वो नौकरी परमानेंट, कुछ एक दो बच्चे दूसरे समाज के गए, वो परमानेंट हो गए। तो ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप यदि सक्षम हैं, आपका परिवार सक्षम है, तो आप अपने बच्चों को अवश्य बाहर भेजें, क्योंकि आप जब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, अपना दुनिया का स्ट्रगल देखेगा, अपना स्ट्रगल करेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, बच्चा मतलब कोई ना कोई स्किल हो, कुछ एजुकेशन हो, तो बाहर भेजने से उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ वो उस भीड़ में खो जाएगा। जैसे होता है ना, बहुत सारा अभी मराठ समाज जो है एज ए लेबर आता है, उसमें से कुछ 5% लोग सफल हो जाते हैं, बाकी 95% उसी अवस्था में रहते होते हैं। तो आपको उसके लिए ज़रूरी स्किलिंग और ज़रूरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही आगे आएँ। आज मंच पर जितने राजनीतिक पुरुष बैठे हुए हैं, ये एक इनका राजनीतिक हैसियत है, राजनीतिक स्थान है, लेकिन ये भी अपने संघर्ष से आए हुए हैं। इन्होंने भी संघर्ष किया हुआ है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका डेली का संघर्ष होता है ये। मैं एक कलेक्टर साहब की मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक बहुत ही हमारे यहाँ की एक महिला सांसद हैं, बहुत ही तेज तर्रार। वो क्या कहती हैं कि कलेक्टर साहब, बोले आप तो 5 साल में मतलब आप तो एक बार UPSC दिया बोले आपने, हम तो हर 5 साल में UPSC देते हैं। तो ऐसा है कि जो राजनेता भी होते हैं उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप रामकिशोर कावरे जी को देखिए, उन्होंने उप सरपंच पद से इस मंत्री पद का जो सफ़र तय किया हुआ है, उसमें कितने संघर्ष होंगे, तो आप उनके संघर्ष को भी सुनेंगे।
तो आपको अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे अभी तो कास्ट बेसिस पे अभी तक सेंसस हुआ नहीं है। जो 1931 का सेंसस हुआ था कास्ट बेसिस पे, उसके हिसाब से हम लोग 13% थे बालाघाट में। बालाघाट में 13% है हम लोग, पवार समाज भी 13% है। तो उस 13% में जो चुनाव जीतने के लिए कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए होता है परसेंटेज वोट? मिनिमम 33%। अब 13% आपके समाज है, आपका साथ दे रहा है, ठीक है। 20% वो कहाँ से लाएगा? 20% वो अदर समाज से लाएगा। जब अदर समाज से लेके आएगा तो उसके लिए उसको काम भी करना पड़ सकता है। हो सकता है वो आपके समाज को थोड़ा सा भूल भी जाए। हो सकता है कि आपके समाज को उतना आपको लगे कि हमको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसको अपने स्थान पे उसको संघर्ष कर रहा है, वो उसको अपना स्थान बनाए रखना है, हर 5 साल में स्थान बनाए रखना है। तो उस 20% लोगों को भी अपने साथ में करना चाहता है वो। तो आप जो उनकी भूल चूक होती है उसको तुरंत माफ़ कर दें, क्योंकि उनको आप ये सोचें कि उनका सफ़र अलग है और उनको उस चीज़ के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा ये हुई जो हमारी किताब की बातें। मैं आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग भी सोशल बने, सामाजिक बने। अब मैं आपको उसके लिए भी कुछ 2 घटनाएं सुनाना चाहता हूं। हम लोग समाज के काम से थोड़ा थोड़ा बाहर जाते रहते हैं, तो हमने एक दिन सोचा हम खापरी जाएं। खापरी में गए हम लोग, तो वहाँ हमने जो 2-3 परिचित थे उनको बुलाया। उन्होंने फिर अपने एक परिचित को बुलाया। वो परिचित आई, सब हम लोग 5-6 फैमिली बैठ गए। तो वो बोलती कि ये समाज क्या करता है? बोले समाज में, हमने बोला मीटिंग में आया करो, समाज में जुड़ो। तो बोले मीटिंग क्या करता है, समाज क्या करता है? समाज कुछ होता नहीं, समाज में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी फिर मैंने उसकी बात को कुछ गौर नहीं किया उस समय। मैंने बोला ठीक है, शायद अपने पति के उसमें कुछ इन्फ्लुएंस में बात कर रही होगी वो। थोड़ी देर बाद बातों में पता लगा, उसकी बच्ची को पूछा कि कहाँ पढ़ती है आपकी बच्ची? तो बोले कार्मेल स्कूल में पढ़ती है। फिर जो वहाँ एक और महिला बैठी हुई थी, वो बोलती है मैं उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। यदि देखिए, पास के एक ही मोहल्ले में एक ही जगह पे 3-4 घर छोड़ के ही घर है, एक दूसरे को जानते नहीं। अब आपको बताइए उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं? आप जब समाज से जुड़े तो आपको फ़ायदा हुआ। एक आपको जो टीचर है जानने वाली वो मिल गई। ऐसा यदि कोई एक टीचर आपको जानने वाली आपके स्कूल में मिल जाए आपके बच्चे को, तो आपके बच्चे को कितना फ़ायदा हुआ आप सोचिए। तो समाज में बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और घटना सुनाता हूँ मैं आपको, कि दूसरी घटना है कि हम लालबरा में गए थे। एक हमने पता लगा इनके बाहेश्वर जी के, ओपी बाहेश्वर जी के यहाँ। तो एक बच्ची बोले 2 बार PSC निकली। हमने बोले चलो मिलते हैं। तो बोले आस पास में ही रहती है। हम उनके पास मिलने गए। उस लड़की ने बताया कि मैं अपने इलाके में ग्रेजुएट हुई, पहली लड़की हूँ ऐसा, और मैंने PSC प्रीलिम्स 2 बार निकाला है। बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, और वो शायद स्कूल में पढ़ा रही थी 5-6 सालों से, इसलिए से उसको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आया हुआ था। फिर वो बताया कि मेरा लैब असिस्टेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर में हो गया था, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो हम लोग नागपुर में थे, और इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। देखिए, लालबरा क्षेत्र से ही हमारे समाज की प्रथम महिला डॉक्टर उस कॉलेज में बहुत ही सीनियर पद पे कार्यरत है। यदि उस बच्ची को ये मालूम रहता कि मेरे समाज की ही प्रथम महिला डॉक्टर उस जगह पे है, तो ये तो बहुत आसान सी बात है। आप लैब असिस्टेंट की पद की में हुआ है आपका, वो कभी भी आपका एक्सटेंशन लेके आपको आगे बढ़ा के ज्वाइनिंग करवा सकती थी। लेकिन हम समाज से जुड़ते नहीं हैं, इसका ये घाटा है। यदि आप समाज से जुड़ी होती हो बच्ची, तो उसको ये सब पता होता है कि ये समाज में ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोग भी हैं। और ये हमारी, देखिए मैं बताता हूँ, ये जैसे प्रगतिशील मंच, जो प्रगतिशील क्रांति ज्योति संस्था वालों ने मुझे बहुत बार बताया कि उन्होंने कैसे कैसे कोविड के दौरान हेल्प किया। अभी भी बेंगलोर, पुणे में कोई भी आदमी जाता है, दिल्ली में कोई जाता है, तो जैसे ही पता लगता है कि ये हमारे समाज का बच्चा है, किसी न किसी के रूप में पहुंच जाते हैं वहाँ पर, तो वो निस्वार्थ भाव से हेल्प करता है। आपका पड़ोसी जब आपको जानेगा ना, तभी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जो समाज का मरार समाज है, यह मरार समाज का कोई आदमी आपको जानता भी नहीं है पर्सनली, तब भी वो आपकी हेल्प करेगा।
तो इसीलिए हमने हमारा एक आज का उद्देश्य भी था, और हमने इसीलिए समाज के डिफरेंट समिति के लोगों को भी बुलाया हुआ है कि हम एक वृहद रूप से एक समाज का समिति बनाएं, तो एक दूसरे को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 घटनाएं सुनाएं, इससे आपको समझ में आया कि आपस में जुड़ना, नेटवर्किंग बोलते हैं आजकल इसे, नेटवर्किंग के फ़ायदे क्या हैं। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आप अच्छे से एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग वहाँ जब इकट्ठा होंगे तो हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे समाज के विकास का। मैंने एक माली समाज की मीटिंग थी अपने रेसिम बाग में, तो गडकरी साहब ने कहा था, बोले कोई भी समाज हो उसको विकास के लिए अपना एक अलग रोड मैप बनाना चाहिए। तो फिर मुझे वो बात बहुत ही हिट कर गई। मेरे दिमाग में हमेशा चलने लगा कि रोड मैप। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया कि समाज के विकास के लिए कैसे, सोशोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं उनसे भी बात किया जो पढ़े लिखे थे, तो एक ऐसा कोई निकल के नहीं आ रहा था, स्वरूप निकल के नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कुछ नोट्स बनाने चालू की कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो जो स्मारिका है, हमने जो स्मारिका छापी है उसमें मैंने अध्यक्षीय मनोगत में पूरे अपने जो हैं विकास के रोड मैप कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मैंने लिखा हुआ है। तो आप जब भी स्मारिका लेके जाएं अपने साथ में तो अध्यक्षीय मनोगत को अवश्य पढ़ें। ये मेरे विचार हैं, हो सकता है कि उसमें आप और विचार ऐड कर सकते हैं, तो उसमें ज़रूर आप अपने विचार ऐड करिए और शुरुआत तो करिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आपने मेरे को पहले भी सुना होगा ये कहते हुए, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया में लेटे हुए थे तीरों के बाण पे, तब उन्होंने अर्जुन से एक इच्छा जाहिर की थी कि पानी पिलाओ। तो वो जो युद्ध स्थल था, युद्ध स्थल में कुछ नहीं था, पानी की कहीं नहीं थी। उन्होंने तीर ऐसा मारा कि पानी की धार निकली और सीधे वो भीष्म पितामह के कंठ को उन्होंने गीला किया। और इसी मतलब समाज के विकास के एक और हम जो काम कर रहे हैं, अविनाश ठाकरे जी से मैं मिला था, वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने बात किया, तो हम लोग भी उसमें जुड़ेंगे, मरार समाज भी उसमें जुड़ेगा, माली समाज भी जुड़ेगा। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ये होगा कि जो हमारा समाज है, जो हम उत्पाद करते हैं, हम ही कस्टमर हैं, हम ही उगाने वाले हैं, हम ही बनाने वाले हैं, तो हम एक दूसरे को बेच और ख़रीद पाएंगे। इसमें दोनों का फ़ायदा होगा। तो जल्द ही हमारी शुरुआत होने वाली है उसकी, मेरे ख्याल से जनवरी में सर शुरुआत कर लेंगे अपन ना। और मैं और चाहूँगा कि जो स्मारिका बनी है उस अगले साल भी उसी स्मारिका का अंक निकलेगा। तो जैसे इस साल हम लोग को परिस्थितियाँ आई कि लोग अपने विचार या अपने जो प्रेरक प्रसंग फ़ोटोज़ देने में बहुत ही ज़्यादा मतलब डिले करते थे या देते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा हमको उनसे बातें करनी पड़ती थी। तो इस बार ऐसा नहीं करें, और हम आपको ही हमारी जो वेबसाइट है उसके जरिए हम बताएंगे हमको क्या क्या चाहिए, आप हमें ज़रूर दें। और इस स्मारिका को स्वरूप देने के लिए जो भी मेरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम लोग साथ में जो समिति के सदस्य हैं, उन लोगों ने जो साथ दिया उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। दशहरा मात्रे जी, आपने भी बहुत मेहनत की। मात्रे जी और प्रशांत आए कि नहीं, जो एक बिस्कुट में खाते रहते तो बस दिन भर चलाते थे, आपने बुलाया नहीं उन्हें? अच्छा। और मिसेस वैशाली कावरे किधर है? जब भी मुझको लगता था कि भाई मुझे मैं कुछ नकारात्मक आकार यार छोड़ो यार इसे, तो वो हमेशा मुझे हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी कि नहीं नहीं करना है इसको, इस काम को आपने हाथ में लिया, पूरा करना है। तो जैसे कहते हैं ना कि बिना नारी के पुरुष का जीवन अधूरा है, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया। अंत में जो अपना एक कविता के साथ करूँगा जो मेरे बहुत दिल के करीब है। नर हो मनुष्य हो, ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
धन्यवाद। और बड़ी ही प्रेरक बातें श्री कावरे जी ने कही, निश्चित रूप से उनसे सभी को प्रेरणा मिलेगी।